हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट फोर्थ। अभी तक हमने देखा कि जो फ्रांस की जो क्रांति थी वहाँ पे नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन मिलता है। वहाँ से पूरे यूरोप में क्रांति का असर होता है और जो नेशनलिज्म का जो विचार है पूरे यूरोप में फैल जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो यूरोप की जो सामाजिक व्यवस्था थी किस तरह की थी उसको जाना। फिर हमने उदारवाद के बारे में चर्चा की। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का पतन होता है और वियना संधि होती है। उसके बाद फिर एक नया रूढ़िवाद आता है, उसके बारे में हमने जाना। क्रांतिकारी का जो क्रांति का युग था उसके बारे में चर्चा की। और आज हम स्टार्ट करेंगे रोमांटिसिज्म, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो ये रूमानीवाद क्या है, रोमांटिसिज्म क्या है? तो रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करता था। राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में संस्कृति, काव्य, कला, संगीत, किस्से, कहानियों का भी योगदान होता है। रूमानीवाद तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करता है। ये भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर बल देता है। इसमें स्थानीय बोलियों, स्थानीय लोक साहित्य पर बल दिया जाता है। अब कैसे ये काम करता है तो हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। पोलैंड का हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जो पोलैंड था वहाँ पे पोलैंड के एक हिस्से पर रूस का अधिकार था। तो जो पोलैंड की जो लैंग्वेज थी पॉलिश, तो जहाँ पे जिस हिस्से पर रूस का अधिकार था वहाँ पर जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो पोलैंड के जो लोग थे उनके अंदर भाषा ने राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास किया। पोलैंड के लोगों ने रूस के खिलाफ पोलिश भाषा को अपना हथियार बनाया और ये जो भाषा थी वो वहाँ पे राष्ट्रवाद लेकर आई। इसके बाद में यहाँ पर एक पर्सनैलिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, कैरोल कुरपिस्की। इन्होंने अपने ओपेरा और संगीत से राष्ट्रीय संघर्ष का गुणगान किया। माज़ुर्का, पोलोनेज़ जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। इसके बाद में फिर से भूख कठिनाइयों का एक दौर आता है। 1830 का जो टाइम था यूरोप में बहुत सारी मुश्किलें लेकर आया। इस टाइम यूरोप की जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई और रोज़गार कम होते चले गए। इसी टाइम क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो वहाँ पे मशीनों से सस्ते कपड़े बन रहे थे। तो जो यूरोप के दूसरे जो भागों में रहने वाले लोग थे उन्हें इंग्लैंड से बने सस्ते कपड़े के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा था। इसके अलावा यूरोप में अभी भी कई जगहों पर कुलीन वर्ग सत्ता में था, तो किसान भी वहाँ पर सामंती शुल्कों से दबे हुए थे। इसके अलावा कभी कभी फसल ख़राब हो जाती थी या फिर बाढ़ आ जाती थी, इस वजह से भी गरीबी ज़्यादा फैल जाती थी। तो ये जो टाइम था बहुत ही मुश्किलों का टाइम था और ऐसी मुश्किलें हमेशा जन विद्रोह लेकर आती हैं। तो 1848 का जो टाइम था वो एक ऐसा ही साल था। इस साल में आप देख सकते हो कि कृषक विद्रोह हुआ क्योंकि खाने पीने की कमी हो गई थी। उस वजह से फ्रांस में जो पेरिस में लोग थे वो सड़कों पर उतर आए और फ्रांस पर लुई फिलिप का शासन था, उसे भागने को मजबूर कर दिया गया।
नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक की घोषणा कर दी और सभी वयस्क पुरुषों को जिनकी एज 21 वर्ष से ज़्यादा थी उन्हें मताधिकार प्रदान किया और काम करने की गारंटी दे दी। इसके अलावा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने भी स्थापित किए गए। इसके पहले एक और विद्रोह होता है। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ भी विद्रोह किया था। ये जो ठेकेदार थे उन्हें कच्चा माल देते थे और उनसे कपड़ा बनवाते थे, परंतु जो कपड़ा लेते थे उसके दाम बहुत कम देते थे। इस वजह से बुनकरों में काफ़ी गुस्सा था। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की भीड़ अपने घर से निकलती है और ठेकेदार की कोठी पर पहुंचती है। ये लोग ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। इसके बाद में ये भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस जाती है ठेकेदार के घर में और वहाँ पे जो भी खिड़कियाँ, फर्नीचर, नफीस चीज़ें होती हैं उन्हें तोड़ देते हैं। इसके अलावा भंडार घर में घुस करके जो कपड़ों का भंडार होता है उसे भी तार तार कर देते हैं। ठेकेदार को वहाँ से उस टाइम भागना पड़ता है, लेकिन इसके बाद 24 घंटे में वो सेना को बुला कर लाता है और 11 बुनकरों को गोली मार दी जाती है। तो इस टाइम बहुत क्राइसिस चल रहा था। तो 1848 में ये उदारवादी कौन थे? जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे। ये इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं और ये भी क्रांति कर देते हैं। तो जो मिडिल क्लास था जिसमें ये उदारवादी थे, ये किसानों और मज़दूर जब विद्रोह कर रहे थे तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ये भी क्रांति कर देते हैं। इनकी जो मांग थी ये एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य जो भी अस्तित्व में नहीं आए थे उसकी ये लोग मांग कर रहे थे। कहने का मतलब इन्होंने संविधानवाद की मांग के साथ में राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को जोड़ दिया था। अभी तक तो संविधान बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो ये मिडिल क्लास था, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, ये अब राष्ट्र के एकीकरण की भी बात कर रहा था। और इन्होंने किसका फ़ायदा उठाया? ये जो जन असंतोष चल रहा था उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। ये लोग संविधान के साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता की भी मांग कर रहे थे। ऐसे टाइम पर जर्मनी में सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान होता है और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जाकर के फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये जो संसद थी ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। ये आप देख सकते हैं, ये संसद चल रही है। तो सेंट पॉल चर्च में ये संसद आयोजित हुई थी। इसने संविधान का प्रारूप तैयार किया और प्रुशिया के जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इन्हें ताज पहनाने की पेशकश की, लेकिन राजा ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो संसद के अधीन रह के काम नहीं करना चाहता था। राजा का साथ कुलीन वर्ग ने दिया और राजा ने सेना की मदद से असेंबली को भंग कर दिया। इसके बाद में इसमें हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि जो उदारवादी आंदोलन चल रहा था इसमें महिलाओं का भी योगदान था, लेकिन महिलाओं को अभी भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए थे, अखबार भी शुरू किए थे, राजनीतिक बैठकों में, प्रदर्शनों में शिरकत भी की थी। इसके बाद भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मताधिकार से वंचित रखा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्रैंकफर्ट में संसद चल रही है, यहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति है वो सिर्फ दर्शक की तरह खड़े होकर देख रही हैं। तो महिलाओं को सिर्फ दर्शक की तरह दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया।
अब ये जो रूढ़िवादी ताकतें थीं, हालांकि 1848 में ये कामयाब तो हो गई थी। जो नेशनल असेंबली को इन्होंने भंग कर दिया था, उसमें एक बार तो कामयाब हो गई थी, लेकिन ये पुरानी व्यवस्था को वापस से बहाल नहीं कर पाई। अब इन्हें ये समझ में आ गया था, जो राजा थे, जो रूढ़िवादी ताकतें थी और जो इनके राजा थे, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही इस क्रांति को समाप्त किया जा सकता था, कि जब तक इन उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को कुछ रियायतें नहीं दी जाएंगी, ये क्रांति चलती रहेगी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे होता है, यूनिफिकेशन कैसे होता है। तो 1848 में यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। जो अभी तक राष्ट्रवाद था वो जनतांत्रिक विचारों के पक्ष में था, लेकिन अब इसका जनतंत्र के साथ में अलगाव होने लगा और राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का हमेशा इस्तेमाल किया था। अब हम जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कि किस तरह से जर्मनी और इटली राष्ट्र राज्य बने। तो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थीं, ये जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने 1848 में एक संसद बना करके राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, जो कि अभी हमने देखा कि इन्होंने कोशिश की भी थी, हालांकि इसको दबा दिया गया था। दबाया किसने था? राजा ने फौज के साथ मिल करके उसको दबा दिया था, और इसमें राजा का साथ वहाँ के जंकर्स ने दिया था। जंकर्स कौन होते हैं? ये बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। अब इसके बाद में जो राष्ट्रीय एकीकरण की जो लीडरशिप थी वो अब संभाल ली प्रशा ने, क्योंकि प्रशा जर्मनी में सबसे ज़्यादा ताकतवर राज्य था उस टाइम। तो इसने अब राष्ट्रीय एकीकरण की जो बागडोर थी अपने हाथ में ले ली, और जो प्रशा के राजा थे विलियम फर्स्ट, उनका चीफ मिनिस्टर जो कि बिस्मार्क था, उसको उन्होंने ये काम सौंपा। क्या काम सौंपा? जर्मनी का एकीकरण। कि जो राजा विलियम थे प्रशा के, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का काम सौंप दिया। और जो बिस्मार्क थे, इन्होंने सेना और नौकरशाही की मदद ली। इस काम के लिए इन्होंने सेना की और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी मदद ली। अब इन्होंने क्या किया? बिस्मार्क ने 7 साल के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनसे 3 युद्ध किए और तीनों में प्रशा की जीत हुई और जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो जो जर्मनी का एकीकरण है, इसमें जो मेन जो काम किया था वो ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 7 साल के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनके साथ युद्ध किया, जीत हासिल की और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद में जो प्रशा के राजा थे विलियम फर्स्ट, उन्हें जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। जो प्रशा के सम्राट थे विलियम फर्स्ट, उन्होंने 18 जनवरी 1871 को जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। अब जो नया जर्मन साम्राज्य था, उसकी मुद्रा बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं
इनका आधुनिकीकरण किया गया। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद में हम जानेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो जर्मनी की तरह इटली का भी राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था। जो इटली था वो 19वीं सेंचुरी के मिड तक भी 7 राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांट था जहाँ पे इटालवी राजघराने का शासन था। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एरिया है ये सार्डिनिया पीडमांट है। यहाँ पर केवल यहाँ पर जो इटालवी राजघराने का साम्राज्य था, बाकी ये जो सारा एरिया है यहाँ से लेके आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे उनका साम्राज्य नहीं था। तो केवल एक सार्डिनिया पीडमांट, यहीं पर इटालवी राजघराने का शासन था। जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग का शासन था। जो मिड वाला पार्ट है वहाँ पे पोप का शासन था, और जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पे स्पेन के बूर्बो वंश का शासन था। अभी भी अच्छा, इसके बाद में हमने जैसे जाना, हमने मैज़नी के बारे में पहले भी पढ़ा कि 1830 के टाइम में जूसेप्पे मैज़नी ने इटली के एकीकरण का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, और इसके लिए उन्होंने यंग इटली नाम का एक सीक्रेट संगठन भी बनाया था, पर वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने इटली के एकीकरण में एक चिंगारी ज़रूर लगा दी थी कि इटली का एकीकरण होना चाहिए। इसके बाद में अब जो ये जिम्मेदारी थी इटली के एकीकरण की, ये सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर एमेनुएल सेकंड पर आ गई। इन पर क्यों आ गए? क्योंकि ये ही केवल एक ऐसा राज्य था सार्डिनिया पीडमांट जहाँ पे इटालवी राजघराने का शासन था। तो इन्हें ये बात समझ में आ गई थी, जो विक्टर एमेनुएल सेकंड थे उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इटली एकीकृत होगा तो इटली का आर्थिक विकास भी होगा, और जो उनका पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ेगा। तो उन्होंने इटली का जो एकीकरण का काम अपने चीफ मिनिस्टर काव्यूर को सौंपा। काव्यूर ने क्या किया? हाँ, सबसे पहले जो काव्यूर थे वो ना तो कोई क्रांतिकारी थे और ना ही इनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास था, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट थे और ये इटालियन भाषा से ज़्यादा अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। इन्होंने फ्रांस के साथ में सार्डिनिया पीडमांट की एक बहुत ही डिप्लोमेटिक ट्रीटी की, एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक संधि की, और इस संधि से क्या हुआ कि सार्डिनिया पीडमांट 1859 में जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य था उसको हराने में सफल हुआ। इस तरह से जो नॉर्थ इटली था वो इनके कब्जे में आ गया। इसके बाद में जो साउथ इटली था उसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई जूसेप्पे गैरिबाल्डी को। तो जूसेप्पे गैरिबाल्डी ने क्या किया? ये भी भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों के साथ में इन्होंने युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया इन्होंने? जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पोर्शन है साउथ वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है साउथ वाला, यहाँ पे स्पेन के बूर्बो वंश का शासन था, तो उनके साथ में युद्ध किया इन्होंने गैरिबाल्डी ने। और ये साउथ इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासक को हटाने के लिए उन्होंने वहाँ के जो पीजेंट थे, किसान थे, उनसे भी सहायता ली।
इस तरह से इन्होंने साउथ इटली को अपने कब्जे में कर लिया। तो जो नॉर्थ इटली था उसको काव्यूर ने अपने कब्जे में किया और साउथ इटली को गैरिबाल्डी ने। और जो आप ये देख रहे हैं जो पेपल राज्य है, इस पे पोप का शासन था। ये खुद ही जो इटली के अंदर शामिल हो गया। इसके बाद 1861 में इमैनुअल सेकंड को इटली का राजा घोषित कर दिया गया और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली के जो ज़्यादातर लोग थे वो बहुत ज़्यादा निरक्षर थे और अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। जो पीजेंट थे, साउथ इटली के जो पीजेंट थे, उन्होंने गैरिबाल्डी का समर्थन तो किया था, लेकिन उन्होंने अभी भी इटालिया के बारे में नहीं सुना था और वो उन्हें लगता था कि जो लॉ टालिया है वो विक्टर एमेनुएल की वाइफ है। इसके बाद में हम जानेंगे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ। तो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन का जो मॉडल है या ब्रिटेन का जो राष्ट्र राज्य का जो मॉडल है वो आदर्श मॉडल कहलाता है, क्योंकि ये किसी क्रांति का परिणाम नहीं था, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सेंचुरी से पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। जो ब्रिटानी जो आइसलैंड है, द्वीप समूह है, वहाँ पे 4 तरह के लोग रहते थे, अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, ये रहा करते थे। इनकी सबकी अपनी अपनी परंपराएं थी, अपनी अपनी कल्चर थी। लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश नेशन की धन दौलत में बढ़ोतरी हुई, कैसे हुई वो हमें पता है कि किस तरह से इन्होंने उपनिवेश बनाए थे और अपनी धन दौलत में वृद्धि की थी। तो अब वह जो इस आइलैंड के जो दूसरे नेशन थे उन पे अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगा। 1688 में जो इंग्लैंड की संसद थी उसने मोनार्की से उसकी ताकत छीन ली, राजतंत्र से उसकी ताकत छीन ली और संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके सेंटर में इंग्लैंड था। इसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पास हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसके बाद इससे स्कॉटलैंड पर उनका प्रभुत्व जम गया। इसमें इन्होंने स्कॉटलैंड की जो कल्चर थी, उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, उन्हें धीरे धीरे दबाया। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी भाषा बोलने, जो उनकी गैलिक भाषा थी, वो उसे नहीं बोल सकते थे, ना ही वो अब अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहन सकते थे। इस तरह से उन्होंने स्कॉटलैंड को स्कॉटलैंड को मिला करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया। इसके बाद आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। आयरलैंड में 2 तरह के लोग थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक ज़्यादा थे। इंग्लिश लोगों ने आयरलैंड में रहने वाले प्रोटेस्टेंट लोगों का साथ दिया और कैथोलिक धर्म वाले लोगों को दबाया। 1801 में बलपूर्वक आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया। वेल्स, उसके लिए इन्हें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, वो इसमें शामिल हो गया। इसके बाद जो इंग्लिश कल्चर थी उसका प्रचार प्रसार किया गया और ब्रिटेन के जो नए प्रतीक चिन्ह थे
वहाँ का झंडा जिसे यूनियन जैक कहा जाता है, और वहाँ का जो राष्ट्रगान है गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसको खूब बढ़ावा दिया गया। और जो बाकी के जो नेशन थे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब केवल इसके सहयोगी के रूप में रह गए। इस तरह से इंग्लैंड का यूनिफिकेशन हुआ। अब आप एक राष्ट्र की कल्पना कैसे करोगे? अगर आपको किसी राजा को अभिव्यक्त करना हो तो किसी स्टैचू से कर सकते हो या फिर उसका पोर्ट्रेट बना सकते हो, लेकिन एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दें? तो 18th और 19th सेंचुरी में जो कलाकार थे उन्होंने राष्ट्र का भी मानवीकरण कर दिया। उन्होंने राष्ट्र को एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया, यानी जो नारी की जो छवि थी वो राष्ट्र का रूपक बन गई। जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो उसे भारत माता के रूप में जानते हैं। जो फ्रांस के आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का इस्तेमाल किया था। जैसे कि आपको याद है कि जब हम न्याय के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे सामने न्याय की देवी का चेहरा आता है जिनकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है। तो इस तरह से फ्रांस में इन्हें मारियान नाम दिया गया, और मारियान की जो प्रतिमाएं थीं वो सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, जिससे कि जनता जब भी उसको देखे तो एकता की भावना, उनके अंदर एकता की भावना का संचार होता रहे। मारियन की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह से जर्मेनिया, ये जर्मनी राष्ट्र का रूपक है। इन्होंने ओक की जो पेड़ के पत्तों का मुकुट पहना हुआ है। जो ओक का जो पेड़ है वो वहाँ पे वीरता का प्रतीक है जर्मनी में। ये आपको जर्मेनिया दिखाई हुई है। इन्होंने जो क्राउन पहना है ये ओक के पेड़ के पत्तों का बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो 19th सेंचुरी के अगर हम लास्ट में जाते हैं तो राष्ट्रवाद का वो आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं मिलता। जो राष्ट्रवाद अभी तक हम पढ़ते आए थे वो आदर्शवादी था, उदारवादी था, और उसमें डेमोक्रेसी की भावना भी हमें दिखाई देती है। लेकिन अब जो राष्ट्रवाद था इसमें जितने भी जो नेशन थे वो एक दूसरे के प्रति अब उदार नहीं थे और हमेशा लड़ने को तैयार रहते थे। साथ में जो यूरोपियन शक्तियाँ थी वो भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो अधीन लोग थे, उनके अधीन जो लोग थे, उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करती थी। अब इसमें 1871 में यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवादी तनाव था वो बाल्कन क्षेत्र में ज़्यादा था। ये जो बाल्कन का जो एरिया था यहाँ पे जोग्राफिकल और एथनिक दोनों तरह की डाइवर्सिटी थी। यहाँ पे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, सर्बिया, ये यहाँ पे इसमें शामिल थे। जो बाल्कन था वहाँ के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लाव। बाल्कन का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ यहाँ पे जो स्थिति थी काफ़ी खराब हो गई।
जितने भी जो इस ऑटोमन साम्राज्य के अधीन जितनी भी राष्ट्रीयताएं थीं, यूरोपियन राष्ट्रीयताएं, वो सभी इसके चंगुल से निकलकर अब स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा ये कहते हुए की कि वो लोग कभी स्वतंत्र थे, वो लोग कभी फ्री थे, लेकिन विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था, इसलिए अब उन्हें स्वतंत्र होना है। तो बाल्कन में जितने भी संघर्ष हुए, वो जो देश थे उसमें वो सभी अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखते थे। तो जैसे जैसे स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, जैसे जैसे उन्होंने स्वतंत्र होने की कोशिश की, तो बाल्कन क्षेत्र और ज़्यादा टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन में जितने राज्य थे वो सब एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथियाने की उम्मीद करते थे। अब परिस्थितियाँ और ज़्यादा जटिल कब हो गई? जब यहाँ पे बड़ी शक्तियों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा होने लगी। कौन सी बड़ी शक्तियाँ थीं ये? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये बड़ी शक्तियाँ भी अब यहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि इन्हें भी अपना व्यापार बढ़ाना था और अपने उपनिवेशों के लिए नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए इन्हें भी नए एरियाज़ की ज़रूरत थी। तो बाल्कन पर ये सारी शक्तियाँ यहाँ पर अपनी जो प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी और आखिर में इस इलाके में कई युद्ध हुए और सबसे जो इसका बुरा प्रभाव था वो था प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।